आप सभी का स्वागत है नर्सिंग बाई भाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एम्स नोट्स से रिलेटेड होने वाले हैं। इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि इसमें से आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ आर ऑल एक्सेप्ट। कॉम्प्लिकेशन पूछा है उन्होंने जो कि डायबिटिक मलाइटिस का है। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब हो गया इसमें कि जो आपका रॉन्ग होगा वही इसमें आंसर होगा। तो इसमें 3 हैं वो करेक्ट हैं और 1 है वो रॉन्ग है और वही इसमें क्या है, करेक्ट हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायबिटिक मलाइटस है क्या। तो डायबिटिक मलाइटस एक ऐसी डिजीज है जिसमें इंसुलिन का जो इंसुलिन हार्मोन है उसका या तो प्रोडक्शन जीरो हो गया है, या तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर इक्वल टू नील या फिर ना के बराबर हो रहा है। ठीक है, या फिर डिक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन, या फिर जो इंसुलिन का सीक्रेशन है वो कैसा हो गया है, डिक्रीज। तो ये 3 वजह होती हैं जिसमें डायबिटिक मलाइटस में। ठीक है, डायबिटिक मलाइटस में इसीलिए जो 2 वजह होती हैं वो एक में और एक वजह होती है वो एक में, इसलिए इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, डायबिटिक फर्स्ट और डायबिटिक सेकंड। इम्पोर्टेंट है डायबिटिक फर्स्ट एंड डायबिटिक सेकंड। अगर डायबिटिक फर्स्ट में और डायबिटिक सेकंड में हम डिफ्रेंशिएट करके देखें तो जो डायबिटिक फर्स्ट होती है उसको बोलते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट। मतलब जो डायबिटीज होती है टाइप फर्स्ट, और जो टाइप फर्स्ट होती है उसमें इंसुलिन जीरो सीक्रेशन होता है या फिर इक्वल टू नील। नील मीन्स जीरो। ओके, तो अगर ये सब होगा तो डायबिटीज में हमको बाहर से इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ेगी, और इंसुलिन थेरेपी को हम इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा देते हैं जो आप सब जानते हैं। तो हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 2 है, टाइप 2 डायबिटिक मलाइटिस है, उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं बोल के उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें सीक्रेशन कंप्लीटली एंड नहीं हुआ है, कंप्लीटली जीरो नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है किसका, इंसुलिन सीक्रेशन का। और जब सीक्रेशन का इंक्रीज डिक्रीज मतलब सीक्रेशन अगर कम हुआ है तो उसको हम कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से हम इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं टू सीक्रेट। तो दिस इज द थिंग, ओके, टू काउंटर द डायबिटिक मलाइटस सेकेंड। तो इसी वजह से डायबिटिक जो सेकंड है उसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मलाइटिस बोलते हैं, इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मलाइटिस बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी डायबिटिक मलाइटिस के बारे में। कॉजेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको कोई कॉजेज और रिस्क फैक्टर पूछे, कॉजेज और रिस्क फैक्टर पूछे तो आप बता देना कि जो कॉज है सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें एज होता है, दूसरा होता है इसमें अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है और एक्स्ट्रा जो डाइट लेते हैं वो, या फिर एक इम्पोर्टेंट है जो अगर कोई पेनक्रियाज में क्या कर लेता है, सर्जरी हुई है, पेनक्रियाटिक इंजरी हुई है। तो ये सब वजह हैं जो एक डायबिटिक मलाइटिस को जन्म दे सकती हैं, डायबिटिक मलाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी वजह हैं जो इस वीडियो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी जो हम टॉपिक के रिलेटेड बनाने वाले हैं उसमें हम एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स के लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ वजह भी बता दिए हैं इसमें। मैनेजमेंट अगर कोई पूछे डायबिटीज़ का, क्योंकि क्वेश्चन आता है डायबिटिक मलाइटिस का, और अगर मैनेजमेंट जब पूछेगा तो आप इम्पोर्टेंट लिखना दोनों टाइप में, डाइट प्लस एक्सरसाइज, डाइट प्लस एक्सरसाइज दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये होती है डायबिटिक मलाइटिस का मैनेजमेंट, जिसको हम क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है तो उसका आंसर हम ये लिखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं जिसमें ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं कॉम्प्लिकेशन में। क्या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, या फिर आर्थराइटिस होता है, न्यूरोपैथी होता है, रेटिनोपैथी होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि इसमें हमारा रॉन्ग आंसर क्या है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट पूछा है किसके रिगार्डिंग, डायबिटिक मलाइटिस के अमाउंट। तो सबसे पहले
क्या जो डायबिटिक मेलाइटस होता है उसमें रेटिनोपैथी होता है? जी हाँ, क्योंकि डायबिटीज में क्या होगा कि जो जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो माइक्रो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि हमारी रेटिना की होती हैं या फिर आई की होती हैं, उसमें जो सर्कुलेशन है वो कैसा हो जाता है? इंटरप्टेड हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रेटिनोपैथी आपको देखने को मिल सकती है। न्यूरोपैथी अगर कोई पूछे तो न्यूरोपैथी इसलिए क्योंकि जो माइक्रो ब्लड सेल्स हैं, जो माइक्रो ब्लड वेसल्स हैं, वो इसमें क्या हो रही हैं? इंटरप्ट होती है, तो न्यूरोपैथी अपने को देखने को मिल सकती है। आर्थराइटिस में क्या होगा? आर्थराइटिस इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जॉइंट का इन्फ्लामेशन ये इसके लिए डायबिटिक रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब आता है इंपॉर्टेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है और ये डायबिटीज में क्यों देखने को मिलता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और कौन सी डायबिटीज में देखने को मिल सकता है? डायबिटिक फर्स्ट में और डायबिटिक सेकंड में। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप 1 मिनट और अच्छे से सुनते हैं तो आप इसमें से 3-4 क्वेश्चन हम आपके लिए नोट के लिए निकाल चुके हैं। ठीक है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इसलिए होगा इसमें कि जो डायबिटिक, पहली बात तो ये कि ये कौन सी में होगा? डायबिटिक फर्स्ट में। ठीक है, तो डायबिटिक फर्स्ट में क्या होगा आपका? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्योंकि जो डायबिटिक फर्स्ट में भी हमने बताया कि इसमें इंसुलिन क्या हो रहा है? नहीं बन रहा है, और जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो वहाँ पर जो आप ग्लूकोज खा रहे हैं उसका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो ग्लूकोज है उसका कीटोन बन चुके हैं। और जब वो कीटोन हम अगर बनाते हैं या कीटोन अगर बनते हैं तो कीटोन जब बॉडी में रेगुलेट होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, तो उसमें क्या होता है? कीटोसिस होता है। ठीक है, और कीटोन क्या है? एक एसिड है, इसलिए हम कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। और डायबिटिक फर्स्ट में होता है इसलिए हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा। नॉट सेट ये टॉपिक आपको कभी भी मिस नहीं करेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से रखना। सेकंड चीज है कि डायबिटिक सेकंड की जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, तो हम यहाँ पे बता दें आपको, जो डायबिटिक सेकंड की जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हाइपर ऑस्मोलर। ठीक है, स्क्रीन पर जो रिकॉर्डिंग है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट है। हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर ग्लाइसेमिक, हाइपर ग्लाइसेमिक नॉन कीटो एसिडोसिस। हाइपर में एक बार और बता देता हूँ, हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर ग्लाइसेमिक नॉन कीटो एसिडोसिस। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसमें नॉन कीटो एसिडोसिस क्यों है। ठीक है, तो ये आप देख लेना एक बार अच्छे से, पेपर में आएगा। तो अब मैं इसका फुल फॉर्म नहीं है, मतलब कई बार फुल फॉर्म नहीं आता है तो मैं लिख देता हूँ हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर ग्लाइसेमिक नॉन कीटो एसिडोसिस, HHNK। ठीक है, तो हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटो एसिडोसिस अगर जिसको बोल रहे हैं वो किसमें देखने को मिलेगा? डायबिटिक सेकंड में। अब इम्पोर्टेंट ये कि ये नॉन कीटोन क्यों नहीं बनते हैं, इसमें कीटोन क्यों नहीं बनते हैं? तो कीटोन इसमें इसलिए नहीं बनते हैं बच्चों क्योंकि जो कीटोन होते हैं उनके लिए अगर इंसुलिन हो गया, ठीक है, इंसुलिन, इसमें इंसुलिन 0 था, इसमें इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन इंसुलिन कैसा बन रहा है? कम। और जो कम इंसुलिन है वो कीटोन को नहीं बनने देता है, और जब कीटोन नहीं बनते हैं तो कीटोसिस नहीं होगा, कीटोसिस नहीं होगा तो कीटो एसिडोसिस नहीं होगा, इसलिए इसमें नॉन कीटो एसिडोसिस होता है। ठीक है, 3 इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने यहाँ पे बता दिया है। अभी इसका आंसर जाएगा आंसर बी, जो कि आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग इज, पूछा है उन्होंने कि जो प्रिंसिपल हो रहा, जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ठीक है, राइटिंग का, वो क्या है।
क्या ये रिकॉर्ड शुड बी डिस्कस विद सुपरवाइजर ओनली, जो रिकॉर्ड हम राइटिंग करते हैं वो सुपरवाइजर के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं क्या? दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है रिकॉर्ड शुड बी शेयर विद ऑल, क्या रिकॉर्ड है वो सबके साथ शेयर होना चाहिए? रिकॉर्ड शुड बी रिटन इन फ्रंट ऑफ पेशेंट के सामने क्या हम रिकॉर्ड लिखते हैं, या फिर रिकॉर्ड शुड बी रिटन क्लियरली लीगली एंड एप्रोप्रिएटली। इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना है। तो मैं सबसे पहले डी को डिस्कस करता हूँ कि कैसे ये रॉन्ग है। तो रिकॉर्ड शुड बी डिस्कस विद सुपरवाइजर एनुअली, कि वो बोलता है कि एक साल में, किसमें, एक साल में मैं रिकॉर्ड डिस्कस करूँगा, वो भी किसके साथ में, सुपरवाइजर के साथ में। जो कि मैं बता दूँ, अगर तू एक साल में अगर तू रिकॉर्ड डिस्कस करेगा सुपरवाइजर के साथ में, तो शायद तू इम्पोर्टेंट चीज़ें भूल सकता है, क्योंकि एक साल तक के लिए इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि नहीं है कि तू एक साल में क्या करेगा, सुपरवाइजर के साथ एनुअली रिकॉर्ड को डिस्कस करे। और हॉस्पिटल जब बड़े होते हैं, जैसे कि आप सेंट्रल हॉस्पिटल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको 900 बेडेड, 1000 बेडेड, 3000 बेडेड आपको देखने को मिल सकता है। एम्स में आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल, तो उसमें रिकॉर्ड को कायम रखना इम्पोर्टेंट है। एवरी डे आपको डिस्कस भी करना है, रिकॉर्ड भी करना है और मेंटेन भी करना है, तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग होता है। नेक्स्ट में देखता हूँ रिकॉर्ड शुड बी शेयर विद ऑल, वो बोलते हैं कि जिसके साथ शेयर करना सबके साथ शेयर करना है, तो ये भी अच्छा नहीं है। ये भी अच्छा आंसर इसलिए नहीं है कि अगर आप रिकॉर्ड को शेयर करेंगे तो वो रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपको क्या करनी है, कॉन्फिडेंशियल रखनी है, सीक्रेट रखनी है, चाहे वो पेशेंट के रिगार्डिंग हो, हॉस्पिटल के रिगार्डिंग हो, हॉस्पिटल पॉलिसी के रिगार्डिंग हो, तो ये भी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो जब दो इसमें रॉन्ग हो गए, तो अभी आपके पास कितना बचा है, 2 ऑप्शंस। रिकॉर्ड शुड बी रिटन इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, इंपॉर्टेंट है, क्या आपको फ्रंट ऑफ पेशेंट के सामने ही रिकॉर्ड लिखना है? तो देख लेना एक बार कि जो रिकॉर्ड अगर आप लिख रहे हैं वो पेशेंट के सामने लिखने से आपके दो प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो पेशेंट को पता चल जाएगा कि ये मेरे को क्या कर रहा है, और जो साइकेट्रिक पेशेंट होने के से आपके ऊपर वो ब्लेम कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते। कई बार जो लीगल केसेस आते हैं, जो मेडिकल लीगल केसेस आते हैं, लाइक एक्सीडेंट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए आपको ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है, आपको ऑब्जर्व करके लिखना होता है, तो उसमें हम पेशेंट के सामने नहीं लिख सकते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो देखते हैं एक बार कि रिकॉर्ड शुड बी रिटन क्लियरली, क्या रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। लीगली होना चाहिए। ठीक है, लीगली का मतलब ये है कि आप कुछ भी उसमें ऐसा चीज़ें नहीं डाल सकते अपनी मर्जी से जो आप वहाँ पर कुछ कहीं के यूज के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। तो लीगली होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए और अप्रोप्रिएटली राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ थी, इसलिए इन्होंने आंसर में ये पूछा है और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल इम्पोर्टेंट, इसमें एक लाइन अगर आप याद कर लेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल फॉर क्लस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फॉर many disease conditions, it is discussion is a CSC, UPSC, PSC, none of the above। तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल है ये आपको बार बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपका नॉर्थ सेट का एग्जाम हो, ठीक है, नॉर्थ सेट का एग्जाम हो, कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उन सब में इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए इसका आंसर है PHC, मतलब आंसर जाएगा आपका C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द आइडियल एज ऑफ स्टेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीवर? ठीक है, तो स्टेटिंग नहीं है ये, क्या है, स्टार्टिंग। तो स्टार्ट कब करना है किसको, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब क्या है कि जब बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग पर है उस टाइम आपको क्या स्टार्ट करना है क्योंकि जब आप एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग कर रहे हो फॉर 6 मंथ के लिए, उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन थेरेपी, मिल्क में ज़्यादा आयरन
नहीं होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कब से स्टार्ट करते हैं? तो अगर आप हमारी वीडियो लगातार देखते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, जिससे कि आप सभी को बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नई वीडियो जैसे ही आएगी, आपको इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे डिस्कस कराते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने को, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं किसमें, नॉर्थ सेट में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लीगल है, लॉजिकल है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो शायद आपको हमारे क्वेश्चंस के थ्रू कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और मे भी इसमें से लास्ट पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इन वीडियो में से, तो वो लास्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने की बात चल रही थी, तो आपको पता होना चाहिए इसमें ऑप्शन दिए उन्होंने 4 to 6 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ और 10 मंथ। अब उन्होंने ऐसे क्वेश्चन को इसलिए देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप गलत आंसर टिक कर दें। क्योंकि बच्चा सोचता है जब पेपर में बैठा होता है तो उसके पास प्रेशर होता है, और जो प्रेशर से बचने के लिए वो उसमें लगाता है रेंज के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग, क्योंकि रेंज में 4 मंथ भी आ जाता है और 6 मंथ भी आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 to 6 मंथ रॉन्ग है। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आंसर इसका बी है। ये तो बहुत लेट हो जाएगा इसमें तो 8 and 10 मंथ में, लेकिन 4 और 6 मंथ इसमें क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर है जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए स्टार्ट करने का जो सुटेबल टाइम है वो है आपका 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका अल्टीमेट गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज टू ब्रिंग चेंज इन डिजायर्ड डायरेक्शन एट। गोल ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मतलब अगर आप किसी के भी साथ में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या फिर कुछ शेयरिंग ऑफ आइडिया अप्लाई, ठीक है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं तो क्या चीज़ें आपकी चेंज आएंगी, जो या फिर कौन से डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप इस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्या आप उसके कॉग्निटिव लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, कॉग्निटिव लेवल में इम्प्रूवमेंट होगा। जी हाँ, कॉग्निटिव लेवल का मतलब यही है कि उसका जो इंटेलिजेंस है या फिर उसका जो क्या है ज्ञान है वो इसमें इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़ है अफेक्टिव लेवल, वो क्या उससे अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये वो अफेक्टिव नहीं है जिसमें अफेक्ट होना है, लेकिन वो उससे प्रभावित हो सकता है। साइकोमोटर लेवल है जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं साइकोलॉजिकली में, मोटर साइकोलॉजिकली जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें इम्प्रूव होती हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसमें डी आंसर जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड के लिए लीवर लिखा है उन्होंने पहले ऑप्शन में, दूसरे में स्किन लिखा है, किडनी लिखा है और पेनक्रियाज लिखा है। तो आपको पता होता है कि लीवर का जो साइज है वो होता है लगभग 1.5 kg, ठीक है, और 1.4 kg। तो ये इसमें अगर रेंज में पूछे तो ये आएगा, अगर आपको ये का ऑप्शन पूछे तो 1.5 1500 ग्राम, इसमें लिख देना आंसर। ठीक है, तो लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, इससे बड़ी कोई ग्लैंड नहीं है। स्किन ग्लैंड नहीं है, स्किन एक ऑर्गन है जो कि सबसे बड़ा है लेकिन वो ग्लैंड नहीं है। किडनी की साइज इतनी बड़ी नहीं होती है और किडनी भी ग्लैंड नहीं है। ठीक है, पेनक्रिया ग्लैंड है लेकिन उसका साइज बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर, कौन से ऐसे स्टेट में या कौन से ऐसे राज्य में 5 नदियाँ आके मिलती हैं, 5 नदियाँ रहती हैं या 5 नदियाँ गुजरती हैं। वो ऐसे पूछा है कि जिसमें 5 नदी हैं, ऐसा कौन सा राज्य है। तो क्या गुजरात में 5 नदी होती हैं, 5 नदी हैं, या फिर तमिलनाडु में 5 नदी हैं, पंजाब में 5 नदी हैं, या फिर केरला में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो पंजाब है उसमें 5 रिवर्स हैं और इनमें 5 रिवर नहीं है। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एक एक दो क्वेश्चन हर वीडियो में ऐड किए जनरल नॉलेज के, जो कि लास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ए चाइल्ड विद सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हैविंग हाइपोथर्मिया शुड बी केप्ट अंडर वार्मर गिवन फीड्स स्क्रीन फॉर इन्फेक्शन ऑल ऑफ द अबव। एक चाइल्ड है, अब आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि बहुत बार मैनी टाइम से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
दे आस्क टू सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन में 3 बार इसको बोल चुका हूँ, तो आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए डायरेक्ट वो ऑप्शन में आपको इसका फुल फॉर्म भी दे के रखता है, तो वो भी आपको वहाँ पे जाके कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन है उसमें हाइपोथेरियमिया हो रहा है उस पेशेंट को, तो आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो आपको वार्मर के अंदर रखना चाहिए। एक एक चीज़ को हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं। क्या हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है? जब टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो गया है 96.5 हो चुका है, या फिर 95 हो चुका है, 96 हो चुका है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, तो हाइपोथर्मिया है। किसमें? सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन वाले पेशेंट में। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो हम इसमें देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो टेम्परेचर को रेगुलेशन करने के लिए काम आती है, वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करता है और टेम्परेचर जनरेट करता है। अगर वो बच्चा सीवियर एक्यूट में है, माल न्यूट्रिशन उसको खाना नहीं मिल रहा है और अब 2-3 दिन से एक्यूटली नहीं मिला है, तो उसकी बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाएगी, इसको टेम्परेचर को नहीं इंक्रीज कर पाएगी, बना नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास फूड नहीं है, माल न्यूट्रिट बच्चा है। तो अगर उसका टेम्परेचर कम है और आपने उसको टेम्परेचर कम को भी ट्रीट नहीं किया, वार्मर में नहीं रखा, तो पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा और जो हाइपोथर्मिया में जो ऑर्गन है वो मतलब ऑर्गन डेथ होने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको उसमें वार्मर में रखना है किसको? बच्चे को। दूसरा है गिवन फीड। आपको खाना इसलिए देना है बच्चे को कि उसको क्या था, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और जब एक्यूट माल न्यूट्रिशन था तो उसको क्या नहीं मिल रहा था, फूड। और अगर आपने फूड दे दिया तो क्या कुछ हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चे की कंडीशन को। तो कंडीशन अगर इम्प्रूव हो गई तो बच्चा आपका हो सकता है क्लियर और अच्छा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें फीड आपको देना है। स्क्रीन फॉर इन्फेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप स्क्रीन फॉर इन्फेक्शन किस लिए देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं, तो आप उसके लिए करवा के देखना, उसको CVC करवा के देखना, ठीक है। आप उसको ESR करवा के देखना, ठीक है। आप उसकी काउंटिंग देखना, किसकी, WBC, हीमोग्लोबिन की, ठीक है, RBC की। तो ये सब चीज़ें आपको बताएंगी कि बच्चा कितना इम्प्रूव हो रहा है या फिर कितना इन्फेक्टेड है। कि अगर WBC की साइज या WBC का काउंटिंग बढ़ी जाती है तो मतलब बच्चा क्या है, इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड क्यों हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्फेक्टेड बच्चा इसलिए हुआ है क्योंकि जो इम्यूनिटी है उसके लिए एनर्जी चाहिए, और जब बच्चा पहले ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज है और उसको आप खाना नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो बीमारी से लड़ पाएगा? तो कमज़ोर व्यक्ति बीमार ज़्यादा होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट वजह बन जाती है किसके लिए, हाइपोथर्मिक या सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन पेशेंट के लिए। चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट इन मेल। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है। तो जो मेल में कुछ कंडीशन कैसी आती हैं कि गायनको मीन्स, एक सेकेंड, जो मेल होते हैं उनकी जो ब्रीस्ट है उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्रीस्ट को इंक्रीज कर देते हैं मेल में। उसको एक टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है, नाम है गायनेकोमेस्टिया। तो इसमें जो R है इसको आप हटा सकते हैं, ये इसमें गलत स्पेलिंग है। तो गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें साइज इंक्रीज हो जाती है किसकी, मेल की। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड है मास्टाइटिस। नहीं, मास्टाइटिस इसका आंसर नहीं है। मास्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रीस्ट, वो भी फीमेल में, तो उसको मास्टाइटिस बोलते हैं। क्लेनफेल्टर एक सिंड्रोम है, इसका भी स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है। क्लेनफेल्टर का स्पेलिंग होता है KLEINFELTER, ठीक है। टेंडरनेस नहीं बोलेंगे तो आंसर इसका 1 जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो आप इससे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें,
विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाई फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट से कौन सी डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती है? तो एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मीजल्स क्या फीको ओरल रूट से ट्रांसफर होती है? कॉलेरा होता है, हेपेटाइटिस होता है और एंटेरिक फीवर होता है। एंटेरिक फीवर का दूसरा नाम अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो टाइफॉइड फीवर बोलते हैं। टाइफॉइड फीवर का एक कॉमन रूट है, वो है फीको ओरल रूट, तो ये इसको कैरी कर रहा है। हेपेटाइटिस में दो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं और उसमें से जो हेपेटाइटिस ए एंड ई हैं वो किससे ट्रांसफ़र होते हैं? वो होते हैं फीको ओरल रूट से। कॉलेरा है वो भी आपके गंदे खाने से और फीको ओरल रूट से ट्रांसफ़र होता है, लेकिन मीजल्स है वो फीको ओरल रूट से ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये इसका आंसर है क्या? ए। ठीक है, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो हमारी इसके बाद तुरंत आने वाली है, तो आप बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।